सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 में। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसी को ही आज थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। स्टार्ट करते हैं बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जहाँ तक डिस्कस किया था उसके बाद से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं आज? मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल क्या है भैया? मॉलिक्यूल बताया था आप लोगों को। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स या फिर एग्रीगेशन ऑफ एटम्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स या फिर एग्रीगेशन ऑफ एटम्स। जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। अब वो दो या दो से ज़्यादा एटम बेटा सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं एज वेल एज डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। तो when two or more atoms of same or different elements combine to give molecules, मॉलिक्यूल हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से या फिर एग्रीगेशन ऑफ एटम से मिलता है, बनता है। ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि भैया मॉलिक्यूल के अंदर अगर सारे एटम्स सेम एलिमेंट के होंगे तब उसको क्या बोला जाएगा, और अगर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे तब उसको क्या बोला जाएगा। तो देखिएगा बेटा, अगर सिमिलर एलिमेंट के एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसको एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंटल मॉलिक्यूल। और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से मिल करके आपका मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसको कंपाउंड मॉलिक्यूल बोलेंगे। उसको कंपाउंड मॉलिक्यूल बोलेंगे। कंपाउंड के लिए ये बात नेसेसरी है, ये बात फिक्स है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। इसीलिए आप सुनना ध्यान से, ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये कंपाउंड भी है, ये कंपाउंड भी है एज वेल एज मॉलिक्यूल्स भी हैं। ये कंपाउंड भी है एज वेल एज मॉलिक्यूल भी है। बट ऊपर वालों को हम केवल और केवल मॉलिक्यूल बोलेंगे, नीचे वालों को हम, ऊपर वालों को हम कंपाउंड नहीं बोल सकते। बिकॉज कंपाउंड के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि देयर मस्ट बी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। ठीक है। तो कंपाउंड की बात अगर की जाए बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड? व्हेन टू और मोर एटम्स, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर। ठीक है। दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के जब आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन कैसे करना चाहिए बेटा? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कितना ही उनको आपस में मिक्स कर दूं। ठीक है। तो इन फिक्स्ड कंपोजिशन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ देयर मास। तो कहने का मतलब क्या है भैया कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके वाटर बनाना चाह रहा हूँ तो इस वाटर में सबसे पहले मुझे बताइए बेटा, इस वाटर में सबसे पहले मुझे बताइए हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? सर हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन यहाँ पर है 2। तो हाइड्रोजन का कितना ग्राम वजन आ गया बेटा? 2 ग्राम वजन आ गया। हाइड्रोजन का कितना ग्राम वजन आ गया? 2 ग्राम वजन आ गया। ऑक्सीजन का कितना मास नंबर होता है? सर ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है। तो अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आया 1:8। कितना निकल करके आया? 1:8 निकल करके आया। अब ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, ये रेशियो आप चेंज नहीं कर सकते। आपको इस रेशियो को चेंज करने का अधिकार नहीं है। क्या मतलब है कहने का? सर कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा हूं तो मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही उसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तभी जाकर के आपका कंपाउंड वाटर बनेगा, तभी जाकर के केमिकल रिएक्शन होगी, वरना वाटर बनने वाला नहीं है। ठीक है। अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा हूँ बेटा तो ऑक्सीजन 16 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर मैं 3 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा हूँ तो देखो जरा 1 का 8 टाइम्स हुआ
2 का भी 8 टाइम्स हुआ, 3 का 8 टाइम्स होगा तो कितना हो जाएगा बेटा 24। अगर मैं 4 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा हूं तो ऑक्सीजन कितना ग्राम लेना पड़ेगा, तो सर 4 का 8 टाइम्स कर दीजिए 32 ग्राम। आप इन सभी के अंदर रेशो निकाल करके देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो कितनी आएगी बेटा, सब के अंदर 1:8 निकल करके आएगी। यहाँ भी 1:8, यहाँ भी 1:8, यहाँ भी 1:8 और यहाँ पर भी रेशो 1:8 निकल करके आएगी। तो कहने का मतलब कंपाउंड कब बनेगा, जब एलिमेंट्स को आपस में मिक्स किया जाएगा इन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ देयर मास या फिर इन कांस्टेंट कंपोजिशन। और यहीं से एक लॉ भी आप लोग पढ़ते हो जिसको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोला जाता है, और वो कौन सा लॉ होता है बेटा, उस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को अच्छे से। तो आप देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखा वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फिक्स्ड रेशो एंड हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। तो रेशो वाली बात तो सर समझ में आ गई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:8 रहेगा और वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, फिक्स रहेगा। अगली बात भी फिक्स्ड है, और वो क्या बात फिक्स है कि पानी के एक मॉलिक्यूल में हमेशा 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे, 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मिक्सचर के अंदर तो अगर मैं चीनी को पानी के अंदर डाल रहा हूँ, मीठा पानी पीने की मेरी इच्छा हो रही है, तो मैं चीनी कम भी डाल सकता हूँ, ज़्यादा भी डाल सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट कि मुझे कितना मीठा पानी चाहिए। बट यहाँ पर आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी नहीं चलने वाली कि भैया आपने सोचा कि H2O का फॉर्मूला O है, मेरा मन कर रहा है एक ऑक्सीजन और बढ़ा दूं, तो आपने इसको H2O की जगह H2O2 लिख दिया, फिर तो बेटा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा, अरे ये तो कंपाउंड ही बदल गया। अब आप इसको वाटर नहीं बोल सकते, अब हम इसको वाटर नहीं कह सकते, अब हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और जो कि वाटर तो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हो बेटा, लेकिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कभी भी गलती से मत पी लेना, बिकॉज ये पॉइजनस होता है, जैसे ही पी लोगे मर जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे रेशो भी देख लो, रेशो 1:8 निकल के नहीं आएगी। हाइड्रोजन का मास कितना 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास कितना 16 2 32 ग्राम, रेशो निकल करके आ गई 1:16, तो रेशो भी चेंज हो गई। तो अगर एलिमेंट्स के बीच की रेशो बदल जाती है तो इसका मतलब कंपाउंड भी बदल जाएगा, और अगर नंबर ऑफ एटम्स बदल दिए तो भी आपका कंपाउंड चेंज हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से डाइजेस्ट हुआ होगा जो कुछ भी मैंने बोला। ये सारी बातें थी किसके बारे में, कंपाउंड के बारे में। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है भैया कि कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मेरा मन कर रहा है मैंने एक बीकर के अंदर वाटर लिया हुआ है, मैंने एक बीकर के अंदर क्या लिया हुआ है भैया, मैंने एक बीकर के अंदर वाटर लिया हुआ है, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके वाटर बनाया जाता है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं हाइड्रोजन को अलग कर दूं और ऑक्सीजन को अलग कर दूं बाय सिंपल फिजिकल मेथड। बताओ क्या ऐसा कर सकते हो? क्या पानी के बीकर के अंदर हाथ डाल के हाइड्रोजन को पकड़ के अलग और ऑक्सीजन को पकड़ के अलग कर सकते हो? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। Constituents of a compound can never be separated by simple physical methods। तो वही बात मैं आपको यहाँ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं बेटा, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? ठीक है, हमें यहाँ तक समझ में आया। अगली बात बताओ भाई, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके बना था, ठीक है। वाटर को तो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, केवल और केवल वाटर को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अगली बात, हाइड्रोजन H2 की फिजिकल स्टेट गैस है, O2 की फिजिकल स्टेट भी गैस है, बट H2O की फिजिकल स्टेट सर लिक्विड हो चुकी है यहाँ पर, मतलब प्रॉपर्टीज एंटायरली क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी है। ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन बट वाटर इज नॉट द सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो जब कंपाउंड हमारा बन रहा है तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से एंटायरली डिफरेंट है, वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से क्या है बेटा, एंटायरली डिफरेंट है। तो प्रॉपर्टीज क्यों बदली, प्रॉपर्टीज क्यों बदली, बिकॉज यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है। यहाँ पर कौन सा चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इट मीन्स यहाँ से हमें ये बात समझ में आई कि कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान तो जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स जिससे वो मिलकर के बना है, फ्रॉम विच इट हैज बीन कंस्टिट्यूटेड। उसका रीजन क्या है, प्रॉपर्टीज क्यों बदल रही है, हु इज द मेन कल्प्रिट, द मेन कल्प्रिट इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, कि यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। जबकि मिक्सचर में अगर हम बात करें बेटा, मिक्सचर में प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, क्यों, क्योंकि वहाँ पर किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। आई होप क्लियर हुई होगी सारी बातें अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं मैंने। अगर मैं H और H को आपस में मिला करके H2O बना रहा हूँ बेटा, तो ये मॉलिक्यूल बना, बट कौन सा मॉलिक्यूल बना सर, एलिमेंटल मॉलिक्यूल बना, बिकॉज इस मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एटम्स सेम एलिमेंट के प्रेजेंट हैं। सिमिलरली अगर मैं O और O को आपस में मिला करके O2 बना रहा हूँ तो ये भी एलिमेंटल मॉलिक्यूल होगा बेटा मेरा, ये भी क्या होगा सर, एलिमेंटल मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अगर मैं H2 और O2 को आपस में मिला करके H2O बना रहा हूँ तो अब मॉलिक्यूल तो इसको बोलेंगे बट इट इज नॉट एलिमेंटल मॉलिक्यूल। अब हम इसको क्या बोलेंगे सर, हम इसको बोलेंगे कंपाउंड का मॉलिक्यूल, बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है। इसके अंदर हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन प्रेजेंट है विच आर डिफरेंट एलिमेंट्स। सिमिलरली और अगली बात, H2O की प्रॉपर्टीज जो होंगी बेटा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एंटायरली क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अगली बात, अगर मैं सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिला रहा हूं तो NaCl बन रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, कंपाउंड का मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। ठीक है। अब क्लोरीन जो है बेटा, क्लोरीन पंजेंट गैस होती है बट NaCl इज नॉट पंजेंट। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी है यहाँ पर। अगर मैं 12 एटम कार्बन के, 22 एटम हाइड्रोजन के और 11 एटम ऑक्सीजन के मिलाऊं तो मुझे मिलेगा C12H22O11, और इस C12H22O11 को बोला जाता है बेटा क्या, इसको बोला जाता है सुक्रोज। क्या बोला जाता है, सुक्रोज, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केन शुगर, जो हमें कहाँ से मिलता है, केन शुगर से मिलता है। इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड मॉलिक्यूल। तो देखो जरा, इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कार्बन के 12 एटम है, हाइड्रोजन के 22 एटम है और ऑक्सीजन के 11 एटम प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल तो होगा बट साथ ही साथ किसका मॉलिक्यूल होगा भाई, कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा, एलिमेंट का मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे इसको। H2 और O2 को बोलेंगे ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। This sucrose is a compound molecule. This NaCl is also a compound molecule. This water is also a compound molecule because these are formed by the combination of atoms of different elements. I hope मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब कंपाउंड की अगर बात की जाए बेटा तो कंपाउंड हमारा दो तरीके का होता है। कंपाउंड को हमने बाइफरकेट किया था दो तरीके से, और वो दो तरीके कौन कौन से बेटा, एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वी आर हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात आती है कि भैया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है। तो ऑर्गेनिक वर्ड जो डिराइव हुआ बेटा, ऑर्गेनिक वर्ड डिराइव हुआ लिविंग बींग से। कहाँ से, लिविंग बींग से। ऑर्गेनिक का मतलब जो हमें नेचर से मिले, जो हमें कहाँ से मिले, नेचर से मिले, और नेचर का मतलब जो हमें मिले बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स से। जो हमें कहाँ से मिले,
प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिले। और मैं आपको एक बात बताऊं, वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनिमल्स अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। हाँ भैया, हम भी एनिमल्स की तरह ही कैटेगराइज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स माने जाते हैं जो हमें नेचर से, प्रकृति से मिले, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिले। बिकॉज अब बोला गया, स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था भैया क्या, जिनका नाम था बर्जीलियस। उन्होंने ये बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स means plants and animals. Organic compounds can only be obtained from living beings means plants and animals. Plants and animals. ऐसा उन्होंने क्यों बोला? और उन्होंने ये बात भी बोली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, केवल और केवल प्लांट और एनिमल से ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? ऐसा उन्होंने इसलिए बोला बिकॉज उसका रीज़न उन्होंने दिया। क्या रीज़न दिया? उन्होंने कहा कि प्लांट और एनिमल के अंदर कुछ ऐसी कुदरती ताकत प्रेजेंट है, कुछ ऐसी चमत्कारी ताकत प्रेजेंट है जिस वजह से उनकी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है। और उस कुदरती ताकत को, उस चमत्कारी ताकत को उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स। क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया उस कुदरती ताकत को, उस चमत्कारी ताकत को वाइटल फोर्स। और यहीं से थ्योरी बन गई। कौन सी थ्योरी बन गई सर? यहीं से थ्योरी बन गई वाइटल फोर्स थ्योरी। यहीं से कौन सी थ्योरी बन गई भैया? वाइटल फोर्स थ्योरी बन गई, जो किसने दी थी? बर्जीलियस ने दी थी। लेकिन हुआ क्या? अपने ही धोखा देते हैं। तो बर्जीलियस के स्टूडेंट ने अपने टीचर की इस थ्योरी को फेल कर दिया। उसके टीचर ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बर्जीलियस के ही स्टूडेंट ने, ठीक है चलो ये तो अच्छी बात है भाई, हर टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट उससे आगे बढ़े। मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझसे आगे बढ़ो, मुझसे आगे निकलो, आप कामयाब हो। दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि आप कामयाब हो, लेकिन एक टीचर चाहेगा कि उसका स्टूडेंट उससे भी आगे निकले। तो बर्जीलियस के स्टूडेंट ने अपने टीचर की इस थ्योरी को फेल कर दिया और बर्जीलियस ने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बर्जीलियस के ही स्टूडेंट ने, जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर, जिसका नाम क्या था भैया? जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर, उसने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया। एंड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड that was prepared in the laboratory, first organic compound which was prepared in the laboratory, उसका नाम क्या था भैया? ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। जीएस में भी आपसे पूछ सकता है, केमिस्ट्री में भी आपसे पूछ सकता है। which was the first organic compound synthesized in the laboratory, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया उसने लेबोरेटरी में, सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। और उस सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था भैया, उसका नाम था यूरिया। क्या नाम था सर? उसका नाम था यूरिया। फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये बात हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो उसके बाद तो फिर बर्जीलियस साहब की वाइटल फोर्स थ्योरी की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, कोई औकात ही नहीं रही। तो स्टार्टिंग में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन ही वाइटल फोर्स थ्योरी के बेसिस पे किया जाता था, लेकिन जब से फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया बना दिया लेबोरेटरी में, तो भैया फिर तो साइंटिस्ट लोगों के बीच में कंपटीशन लग गया, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हम किसी दूसरे को नीचा दिखाएं। बर्जीलियस साहब ने कहा था आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। सारे साइंटिस्ट लग गए बर्जीलियस के पीछे, अच्छा कैसे बोल दी तूने ऐसी बात, चल अब तुझे गलत साबित करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले गलत साबित तो उसी के स्टूडेंट ने करा। फिर उसके बाद मीथेन बनाया गया भैया। क्या बनाया गया? मीथेन। जो किसने बनाया? बर्थलॉट नाम के साइंटिस्ट ने। किसने बनाया? बर्थलॉट नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है चलो जी, मीथेन भी बन गया, दूसरा झटका मिल गया बर्जीलियस साहब को। उसके बाद बनाया गया बेटा एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं?
इथेनोइक एसिड इसका यूपेक नेम होता है, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है। जो किस साइंटिस्ट ने बनाया सर? जो बनाया कॉल्ब नाम के साइंटिस्ट ने। तो फिर तो वाइटल फोर्स थ्योरी की पूरी धज्जी उड़ गई। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नए अंदाज में पेश किया गया कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स which are known as hydrocarbons and their derivatives। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स एंड their derivatives are known as organic compounds। अब भैया ये हाइड्रोकार्बन क्या भला है? What do you mean by hydrocarbons? तो बताइए भैया हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा? अब हाइड्रोकार्बन का अगर संधि विच्छेद किया जाए, संधि विच्छेद से मतलब क्या है सर? अगर मैं इसको लिखूं हाइड्रो प्लस कार्बन, तो हाइड्रो का मतलब होता है बेटा क्या? हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो इसका मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो, उन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोला जाएगा। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो, उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। तो बताइए बेटा मुझे, क्या CH4 हाइड्रोकार्बन होगा? क्या CH4 हाइड्रोकार्बन होगा? हाँ सर, इसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है एज वेल एज हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्या C2H6 हाइड्रोकार्बन होगा? हाँ सर, इसके अंदर भी 2 एटम कार्बन के हैं, 6 एटम हाइड्रोजन के हैं, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। मुझे नाम भी बता दो एक बार सर, नाम क्या होगा? CH4 का नाम हम जानते हैं भैया, क्या होता है? मीथेन। क्या होता है? मीथेन। C2H6 का नाम क्या होता है सर? C2H6 का नाम होता है इथेन। ठीक, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए क्या C2H5OH हाइड्रोकार्बन होगा? अब थोड़ा सा सोचो भाई, क्या C2H5OH हाइड्रोकार्बन होगा? हाँ सर, कार्बन भी नजर आ रहा है एज वेल एज हाइड्रोजन भी नजर आ रहा है, तो ये हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये हाइड्रोकार्बन है। लेकिन नहीं सर, आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, हम अब इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों? क्या रीज़न हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन तो दोनों प्रेजेंट है, फिर भी आप इसको हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं बोल रहे हो? द मेन रीज़न इज़ कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक तीसरा एलिमेंट और आ चुका, ऑक्सीजन नाम का। तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन केवल और केवल वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इनके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको हाइड्रोकार्बन तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मैं इसको हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव ज़रूर बोल सकता हूँ। मैं इसको हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव ज़रूर बोल सकता हूँ। इट इज़ नॉट हाइड्रोकार्बन, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, मीन्स इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो आई होप ये बात समझ आई होगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन आज के टाइम में दी जाती है बेटा, वो डेफिनेशन क्या है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में हम डील करती है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। तो दोनों पॉइंट्स भी समझ आ गए होंगे। कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, द टर्म ऑर्गेनिक इज नाउ अप्लाइड टू हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप अच्छे से डाइजेस्ट हुआ होगा जो कुछ भी मैंने बोला। देखते हैं आगे। इनऑर्गेनिक पे आ जाओ भाई। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो हमें लिविंग बींग से ना मिले, जो हमें मिनरल्स वगैरह से मिले, और से मिले। तो कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स। कंपाउंड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स
एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले गए, अब हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव को छोड़ दीजिए तो जो भी एलिमेंट्स बचते हैं, वो जो भी कंपाउंड्स बनाते हैं, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में जाएंगे। उन सभी को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है भैया मिक्सचर के बारे में। कंपाउंड तो पढ़ लिया, अब मिक्सचर के बारे में देखते हैं भाई। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर कैसे बनता है? तो मिक्सचर कैसे बनता है सर? मिक्सचर कैसे बनता है? भेलपूरी बनानी है, नमकीन बनानी है, कैसे बनेगी? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को, भाई कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान तो आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को नाप तोल के आपस में मिक्स कर रहे थे, एक परफेक्ट बैलेंस में, एक परफेक्ट क्वांटिटी में आपस में मिला रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को, जिनको आप अपने मिक्सचर के कंपोनेंट्स बोल रहे हो, उनको जब आप आपस में मिक्स करोगे इन एनी रेशो और इन एनी डिजायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दियर मास, अपनी मर्जी अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कितना ही आप आपस में मिक्स कर दो तो क्या बनेगा बेटा? तो मिक्सचर बनेगा। तो कंपाउंड बनने वाला नहीं है, सिंपली आपका मिक्सचर बन जाएगा। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर, टी इज ऑल्सो अ मिक्सचर। ठीक है, अगर मैं एक बीकर में पानी लाया, ऊपर से चीनी डाली, ठीक, मीठा पानी बन गया, ऊपर से नमक डाला, ऊपर से लाके नींबू भी डाल दिया, तो क्या बन जाएगा भैया? नींबू पानी बन जाएगा, लेमनेड बन जाएगा। हाँ सर, लेमनेड बन जाएगा। अब मुझे बताओ, उस लेमनेड में पानी का टेस्ट आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। क्या उसमें चीनी का टेस्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या उसमें नमक का भी टेस्ट आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। क्या नींबू का टेस्ट आएगा? हाँ सर, लेमनेड बगैर नींबू के तो किसी फायदा का होना नहीं चाहिए, नींबू डाला तो नींबू का टेस्ट तो आएगा। कहने का मतलब, जब आपने पानी, चीनी, नमक, नींबू को आपस में मिलाया, इनको कंपोनेंट्स बोला जा रहा है मिक्सचर का। क्या बोला जा रहा है? मिक्सचर का कंपोनेंट्स। तो बताओ, क्या इंडिविजुअल कंपोनेंट ने अपनी आइडेंटिटी लूज करी? नहीं सर, चीनी का टेस्ट पहले भी मीठा था, अभी भी मीठा ही है, उतना ही आ रहा है। नमक का टेस्ट भी आ रहा है, नींबू का टेस्ट भी आ रहा है। इसका मतलब मिक्सचर फॉर्मेशन के दौरान इंडिविजुअल कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। जबकि कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया था तो फिजिकल स्टेट ही बदल गई थी। हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन भी गैस थी, और वाटर जो बना था वो क्या था सर? वो लिक्विड था। लेकिन यहाँ तो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है। तो रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? व्हाट इज़ द मेन कल्प्रिट? मेन कल्प्रिट वहाँ पर क्या बताया था भैया? वहाँ पर मेन कल्प्रिट बताया था फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यहाँ पर भी मेन कल्प्रिट बॉन्ड है, लेकिन वहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि मिक्सचर फॉर्मेशन के दौरान नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? और हेयर कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स में भी वेरिएबल, ये बात तो बता दी भाई, अपनी मर्जी अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कितना ही आप आपस में मिलाओ। भेलपूरी खाने का मन है, किसी को भेलपूरी में भेल ज़्यादा पसंद है, पूरी कम पसंद है, तो वो भी खा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। किसी को भेल कम पसंद है, पूरी ज़्यादा पसंद है, तो भेल कम कर दो, पूरी ज़्यादा कर दो। क्या मिक्सचर से कोई फ़र्क पड़ेगा? या फिर अगर भेलपूरी में भेल कम कर दी, पूरी ज़्यादा कर दी, तो कुछ और बन जाएगा, कुछ नई जादुई चीज़ बन जाएगी? नहीं सर, कुछ नई जादुई चीज़ नहीं बनने वाली। इसका मतलब यहाँ पर कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है। आप अपनी मर्जी अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कंपोजिशन कम या ज़्यादा कर सकते हो। और पानी के अंदर अगर भाई हाथ डाल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन भेलपूरी में से भेल और पूरी को तो अलग अलग कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल अलग अलग कर सकता हूँ बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब वो फिजिकल मेथड क्या क्या हो सकते हैं बेटा? मैकेनिकल सेपरेशन भी हो सकता है, हैंड पिकिंग भी हो सकता है, फिल्ट्रेशन भी हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकता है, डिस्टिलेशन एज वेल एज स्टीम डिस्टिलेशन भी हो सकता है।
components of a mixture can be separated by physical method, जबकि components of a compound can never be separated by simple physical methods। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो भैया, पानी में चीनी डाली, नमक डाला, ऊपर से नींबू डाल दिया, लेमनेड बन गया, ठीक है। लेकिन क्या लेमनेड कोई नया कंपाउंड है? नहीं। तो इसका मतलब नो न्यू कंपाउंड विल बी फॉर्म, ठीक है। ये जो लेमनेड बना उसके अंदर पानी का टेस्ट भी आएगा, चीनी का टेस्ट भी आएगा, नमक का भी आएगा, एज वेल एज लेमन का टेस्ट भी आने वाला है। मीन्स कोई नया कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ड्यूरिंग मिक्सचर फॉर्मेशन properties of the compounds are not changed because here is the main culprit, no formation of bond takes place। किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। तो कंपाउंड में और मिक्सचर में आई होप अच्छे से डिफरेंस आप लोगों को समझ आया होगा कि कंपाउंड क्या होता है, कैसे बनता है, मिक्सचर क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है, कहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं होती। जहाँ केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ एंटायरली चेंज हो जाएगी, जहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं होगी वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ चेंज होने वाली नहीं है। अब अगली बात भैया, 9th क्लास में पढ़ा था बचपन में, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि मिक्सचर हमारे 2 तरह के होते हैं। मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं भैया? 2 तरीके के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या मतलब है सर? अगर मैं पानी के अंदर चीनी ला करके डिज़ोल्व करूं तो क्या होगा? पानी लिक्विड है और चीनी सॉलिड है। तो जब स्टार्टिंग में पानी के अंदर चीनी डालोगे तो शुरुआत में पानी का लिक्विड फेज़ अलग नज़र आएगा, चीनी का सॉलिड फेज़ अलग नज़र आएगा। लेकिन थोड़ी देर बैठ करके आप उसको हिलाइए, आप उसको स्टिर कीजिए। जब कुछ समय तक आप उसको स्टिर करेंगे तो सारी चीनी गायब हो जाएगी। कहाँ चली गई भाई चीनी सारी? तो हम कहेंगे, एक लेमैन कहेगा कि चीनी जो है वो घुल गई, डिज़ोल्व हो गई, ठीक है। तो चीनी पूरी तरीके से क्या हो गई भाई? पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गई। ऊपर से नीचे तक आपको क्या अब अलग अलग सॉलिड फेज अलग और लिक्विड फेज अलग नज़र आने वाला है? नहीं सर, अब ऊपर से नीचे तक एक सिंगल फेज हम लोगों को नज़र आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक गिलास दिखाऊं पानी का और उसमें आपसे पूछूं बताइए इसमें चीनी डिज़ोल्व है या फिर नमक डिज़ोल्व है, तो आप नहीं बता सकते अनलेस एंड अनटिल आप उसको टेस्ट ना कर लें। आप नहीं बता सकते कि इस पानी में चीनी डिज़ोल्व है या नमक डिज़ोल्व है, बिकॉज ऊपर से नीचे तक तो वो एक जैसा सा ही नज़र आ रहा है। मतलब सिंगल फेज यहाँ पर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? सिंगल फेज। तो कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है भैया? आपने पानी के अंदर चीनी डाली, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ उस पानी की पहली ड्रॉप को टेस्ट करो, उस पानी की पहली ड्रॉप को टेस्ट करो। पक्की बात है आपको मीठे का टेस्ट आएगा। पूरा पानी फेंक दो, आखिरी बची हुई ड्रॉप को टेस्ट करो, तब भी आपको उतना ही बराबर मीठे का टेस्ट आने वाला है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ चीनी ने अपने आप को थ्रू आउट द वाटर, थ्रू आउट द सॉल्यूशन अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स कर लिया है, बराबर तरीके से सब जगह यूनिफॉर्मली मिक्स कर लिया है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स टू माइक्रोस्कोपिक लेवल, मीन्स यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। और अगली बात, कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन सिंगल फेज, ऊपर से नीचे तक एक जैसा सा ही पूरा लिक्विड ही आपको सॉल्यूशन नज़र आने वाला है। जबकि अगर मैं पानी के अंदर रेत या मिट्टी ला करके डालूं और ज़िंदगी भर बैठ करके उसको हिलाऊं तो वो कभी भी डिज़ोल्व होने वाला नहीं है। आपको वहाँ पर सॉलिड फेज़ अलग नज़र आएगा, लिक्विड फेज़ अलग नज़र आएगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पानी को पी करके देखो तो कभी आपके मुंह में मिट्टी ज़्यादा आएगी या रेत ज़्यादा आएगा, और कभी आपके मुंह में मिट्टी कम आएगी या फिर रेत कम आएगा। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड।
यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। कैसा कंपोजिशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। और यहाँ पर मल्टीपल फेजेस प्रेजेंट होते हैं भाई, ठीक है। पानी के अंदर रेत डाला, ऊपर से मिट्टी भी डाल दी, तो अलग अलग तरह के फेज प्रेजेंट है। डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच कंपोनेंट्स वी आर मिक्सिंग, इस बात पर डिपेंड करता है कि मिक्सचर फॉर्मेशन के दौरान कितने कंपोनेंट आपने आपस में मिक्स करे हैं, तो इसीलिए ये मल्टीपल फेजेस में प्रेजेंट होता है। अगली बात, कंपोनेंट्स होमोजीनियस के अंदर अगर एक बार सॉल्यूशन बन गया तो क्या आप अपनी नेकेड आई से चीनी को देख सकते हो तैरता हुआ? नहीं सर, हम नहीं देख सकते। इवन विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप चीनी को हम नहीं देख सकते। तो कंपोनेंट्स या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर डिफरेंट फेजेस आर नॉट विजिबल विद नेकेड आइज, आर नॉट विजिबल विद नेकेड आइज या फिर विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। लेकिन यहाँ हेट्रोजीनियस में 2 डिफरेंट फेजेस आर विजिबल विद नेकेड आइज। क्लियर बात अच्छे से? ठीक है सर। अगली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट एक नया वर्ड हमारे सामने आने वाला है। वो नया वर्ड है बेटा होमोजीनियस जो होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्या मतलब है आइसोट्रोपिक का? आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। मींस होमोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंट डायरेक्शंस में हर दिशा से होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज सेम रहने वाली है। आइसोट्रोपिक इन नेचर, दैट इज एवरी पोर्शन ऑफ इट हैज द सेम कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज। जबकि हेट्रोजीनियस आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ये डिफरेंस, ये बाइफर्केशन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में आई होप काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा काम भी आने वाला है हम लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं बेटा, मिक्सचर्स एंड एलॉयज। एलॉय पर सवाल पूछे जाते हैं एनडी एग्जाम में। एलॉय क्या होता है? जब 2 मेटल्स को या 2 नॉन मेटल्स को या एक मेटल और एक नॉन मेटल को आपस में मिक्स किया जाता है तो एलॉय बनता है बेटा। अब एलॉय के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, जहाँ से सवाल भी आते हैं, जैसे कि ब्रास हो गया। बस एलिमेंट पता होना चाहिए हमें कि भैया इस एलॉय के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। उसकी परसेंटेज याद रखना कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि ब्रास, इट इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास किसका एलॉय होता है बेटा? कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। ब्रोंज, ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है एनडीए एग्जाम में। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। जर्मन सिल्वर, गन मेटल, रोल्ड गोल्ड, मैग्नेलियम, ठीक है, डूरेलुमिन। उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट सोल्डर इम्पोर्टेंट है बेटा। नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर हीटर्स के अंदर यूज करता है। जिस तरीके से कल बताया था टंगस्टन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? बल्ब के फिलामेंट के अंदर। उसी तरीके से नाइक्रोम वायर हीटर के फिलामेंट में यूज किया जाता है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो ये सब नेम आपको याद होने चाहिए, और उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमें पता होने चाहिए। कुछ केमिकल नेम है बेटा, कुछ कॉमन नेम है। उन कॉमन नेम के केमिकल नेम और फार्मूलाज हमें पता होने चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जैसे कि एलम हो गया बेटा। एलम क्या होता है सर? एलम बोलते हैं बेटा किसको? एलम बोलते हैं फिटकड़ी को, ठीक है। एक होता है पोटाश एलम और एक लिखा केवल और केवल सिंपल एलम। तो पोटाश एलम की बात करते हैं। सबसे पहले फिटकड़ी को पोटाश एलम बोला जाता है। फिटकड़ी को क्या बोला जाता है? पोटाश एलम बोला जाता है। और ये होता है आपका K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। और अगर वो सिंपल एलम की बात कर रहा है तो वो अमोनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2। एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H8O4। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी एसिड भी बोलते हैं इसको, या फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। उसके बाद ब्लू विट्रियोल, सबसे इम्पोर्टेंट बेटा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, बिकॉज
इसके बाद कॉपर सल्फेट के बाद .5H2O लिखा है, और इसी .5H2O को बोला जाता है बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला जाता है इसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशन। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बोरेक्स, सोडियम टेट्राबोरेट, Na2B4O7.10H2। ठीक है। बटर ऑफ टिन, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटाश, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोलिक एसिड फिनॉल को बोलते हैं, चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट, कार्बोरेंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, कोरोसिव सब्लिमेट, कैलोमल, कैलोमल भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। ड्राई आइस, सबसे ज़्यादा सवाल आता है भैया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। फॉर्मलिन, फॉर्मल्डिहाइड को बोला जाता है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ग्रेन अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ग्रीन विट्रियल, फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट। जिप्सम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेटा, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, गैमेक्सेन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हाइड्रोलिथ, कैल्शियम हाइड्राइड, हाइपो, एंटीक्लोर भी बोलते हैं इसको, सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3.5H2O। तो दीज आर सब इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जिनके नेम हम लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद ये भी अनदर सब इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हमारे पास लिखे हुए हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द दूसरी क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।